हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस हो जाता है, इसके जो 2016 से 2022 तक के सारे सॉल्व पेपर है, सभी को सॉल्व करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की, रामकृष्ण परमहंस की, स्वामी विवेकानंद की या राजा राम मोहन राय की? तो सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की। नाना साहब दत्तक पुत्र थे, बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के या शिवाजी के? तो बाजीराव इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि यह ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो बैरकपुर, अवध, बिठूर या जगदीशपुर? तो जगदीशपुर के हो जाते हैं, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इसमें चीज़ों को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपका फर्स्ट रिवीजन है ना। तो आप लोग जो आंसर है वही हम आपको बताएंगे, कहीं पर डिस्कस करने वाला है तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन हो जाता है, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया चंद्रशेखर आजाद द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा? तो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सचिंद्र नाथ सान्याल? तो इसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था? पुर्तगाल, इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस के या ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो पुर्तगाल के इसमें राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या बिहार? तो इसमें हरियाणा राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है आर्द्र मानसूनी वन, ऊष्णार्ध सदाबहार वन, ऊष्णार्ध पतझड़ वन या दलदली वन? तो ऊष्णार्ध सदाबहार वन हो जाते, यानी देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाले वन तो ऊष्णार्ध सदाबहार वन। मौसम कैसे बनता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण मौसम बनता है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। आर्कटिक विलो है पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम या झाड़ी का नाम? तो आर्कटिक विलो झाड़ी का नाम हो जाता है, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। सीसी का नाम है एक प्रकार के मच्छर का, एक प्रकार की मछली का, एक प्रकार की मक्खी का? तो ये एक प्रकार की मक्खी है सीसी, जो अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है ना। तो एक प्रकार की मक्खी, यानी कि सा ऑप्शन राइट हो जाता है। मलेरिया की दवा कुनेन बनाई जाती है? मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम के वृक्ष की छाल से या सिनकोना वृक्ष की छाल से? तो इसमें आपका सिनकोना वृक्ष की छाल, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का पारस्परिक समान अनाक्रमण, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य? तो आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय संसद और संयुक्त संघ में भिन्नता थी उद्देश्यों की, सैन्य संबंधी, अनेक संधि सम्मेलनों की या सदस्यता की? तो सदस्यता, यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यहाँ पे 2016 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, यानी 2017 स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई? तो 18 जनवरी 1857 या 28 मार्च 1857 या 8 अप्रैल 1857 या 27 अप्रैल 1858? तो यहाँ पे 8 अप्रैल 1857 ये राइट आंसर हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1946 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1932 ईस्वी? तो 1942 ईस्वी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था? दांडी, खेड़ा, बारदोली या चंपारण? तो चंपारण, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है।
थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किसने विशेष संबंध यानी किससे विशेष संबंध रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार एवं स्वदेशी, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो इसमें होम रूल आंदोलन यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। तो क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? संवहनीय, मानसूनी, चक्रवाती या पर्वतीय? तो पर्वतीय इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि द। भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो पर्वतीय। उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? तो ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बरेली। तो इसमें बरेली यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है? बिरहा, धमार, ठप्पा, डांडिया। तो इसमें बिरहा राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, 2001 से 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने दशकीय वृद्धि दर रही है? तो 20.09, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 09 है, वैसे 02 अगर कहीं पे मिले तो वो राइट आंसर है। बाकी यहाँ पे 20 तो ये सही है और फिर 09, ठीक है ना। तो यही आपका राइट आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? कृषि पर आधारित निर्भरता, भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, देश की विशाल जनसंख्या या औद्योगिक रूढ़ता। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? तो देश की विशाल जनसंख्या, जहां जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, कब की गई? तो 22 जुलाई 1945 ईस्वी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी, 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी। यहाँ पे आपका हो जाता है 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी या 14 सितंबर 1948 ईस्वी। तो आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर हो जाता है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी, ये हो जाता है। क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद होता है? तो प्राण एवं दैहिक, तो अनुच्छेद 21, जैसे हमने आपको बताया था कि जो प्राणों से प्यारा है उसके लिए आप 21 रुपए का लेके गए सगुन, यानी उसने आपको पूछा, आपको उसने बुलाया और आप उसके लिए 21 रुपए का गिफ्ट लेके गए, है ना। इससे कम क्या लेके जाएंगे? तो वही आप ट्रिक से याद कर ले, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद होता है? तो अनुच्छेद 21। हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी? 8,848 और कहीं कहीं पे 8,850 मीटर मिल जाता है, क्योंकि वो बढ़ रही है, नीचे से जब मापी जाती है तो वो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं कहीं पर आपको 8,850 भी मिल जाता है। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा, प्राकृतिक वनस्पति। तो खनिज संपदा इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। यहाँ पे आपके 2017 के भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब 2018 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2018 में आपका देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बेगम हजरत महल, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। राजा कुंवर सिंह संबंधित थे तो कानपुर से, जगदीशपुर से या रामपुर से या दिल्ली से? तो कहाँ से थे? तो राजा कुंवर सिंह संबंधित थे जगदीशपुर से, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। यहाँ पे आपका बा ऑप्शन, ठीक है ना, जगदीशपुर। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी तो कब की थी? 1870 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में? तो 1875 यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है रामकृष्ण परमहंस की, राजा राम मोहन राय की, स्वामी विवेकानंद की या स्वामी दयानंद सरस्वती की? तो इसमें आपका जो द ऑप्शन है यानी कि स्वामी दयानंद
दयानंद सरस्वती, ये राइट आंसर हो जाता है। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो इसमें आंसर हो जाता है 1930 ईस्वी में, यानी कि द ऑप्शन आपका ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा मिशन था, किसका मिशन था? विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा, ये मिशन था लाला लाजपत राय का, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, देश बंधु कहे जाते थे तो चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू। तो इसमें जो देश बंधु कहे जाते थे वो आपके हो जाते हैं चित्तरंजन दास, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? तो देखिए, मौसम, जलवायु, ऋतु या मानसून। तो लंबे समय की यहाँ पे बात हो रही है, तो जलवायु और मौसम क्या होता है? देखिए, कभी हल्की सर्दी हो जाती है, कभी हल्की गर्मी पड़ने लगती, कभी धूप निकली होती है, कभी धूप निकली होती है, बारिश होने लगती है। तो मौसम तो हर मिनट, हर घंटे बदलता रहता है, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने। लेकिन जलवायु क्या होता है? वो लंबे समय की होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? तो जलवायु कहते हैं। सुनामी घटना घटित हुई 1999 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में और 2005 ईस्वी में। तो सुनामी घटना जो घटित हुई वो 2004 ईस्वी, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? शीशे का, तांबे का, जस्ते का या एल्यूमिनियम का? तो इसमें आपका एल्यूमिनियम हो जाता है, यानी बॉक्साइट जो किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। कोलार की खानों का संबंध किस धातु उत्पादन से है? तो कोलार की खानों का सोने से, कोयले से, लोहे से या तांबे से। तो इसमें आपका सोना हो जाता है, यानी कोलार की खानों का संबंध सोने के धातु से है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन है, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार। तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। वैसे अब अगर 2023 पूछा जाता है तो महाराष्ट्र की, अगर सन के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है तो महाराष्ट्र, ठीक है ना। वैसे आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, जेनेवा, यहाँ पे नई दिल्ली में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में या रोम में? तो न्यूयॉर्क, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग, लघु उद्योग। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है, यानी हथकरघा उद्योग है, कैसा है? तो कुटीर उद्योग हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए किस तिथि के लिए तिथि निश्चित की गई थी? तो 31 मई 1857, और जो क्रांति क्या हो गई थी वो टाइम से पहले ही हो गई थी। उसके बाद आपका क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना देख लेते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद नराडे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी, विमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिरोज शाह मेहता। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो उमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं। क्वेश्चन है, चोरी चोरा हुआ
गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर या जौनपुर। तो इसमें आपका हो जाता है चोरी चोरा हुआ था गोरखपुर, यानी आ ऑप्शन आपका राइट है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है सुभाष चंद्र बोस, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो यानी धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी ने। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन या हरगोविंद खुराना। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? 18 मंडल, 19 मंडल, 20 मंडल या आपका 21 मंडल हो जाता है। तो 18 मंडल यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, रबी चना मसाला जोर गरम, यानी रबी से हो जाता है रबी की फसल, और इसमें चना हो जाती है मसाला, यानी मूंग, सरसों, है ना। तो इस तरह से ये सब आप ट्रिक से इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें आप निकाल लें, चना हो गया, देखिए क्या रबी की फसल, चना मसाला, है ना। तो माँ और सा, सरसों और मटर ये हो जाती है। इसमें मूंग जो है वो क्या है? वो आपकी खरीफ की फसल हो जाती है। और जायद की फसल किसे कहते हैं? जो इनके बीच में यानी कि जब गर्मियां पड़ने लगती जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये कैसी फसलें हैं? तो ये जायद की फसलें हो जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 4 कुला प्रमुख लोक नृत्य हैं, बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध, पूर्वांचल। तो ब्रजभूमि की यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। केगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। तो यहाँ पे आपका कर्नाटक जो है वो राइट आंसर हो जाता है, यानी कर्नाटक बा ऑप्शन, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, 16 सितंबर, 22 मार्च, 6 जनवरी। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज या वाराणसी। तो इसमें आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, वर्तमान में राजमार्ग 44 और राष्ट्रीय राजमार्ग 14। तो इसमें आपका जो सा ऑप्शन है यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 और वर्तमान में राजमार्ग 44 यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? 2014, 2015, 2016, 2017। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 2015 यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 2020 सत्यार्थ प्रकाश, यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना या कृषि सुधार को बढ़ावा देना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य हो जाता है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। सत्यार्थ प्रकाश रचना है, तो सत्यार्थ प्रकाश रचना स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आ ऑप्शन यानी कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना।
क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया? साइमन, जनरल डायर, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था? तो जनरल डायर, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया 1946, 1930, 1942, 1932। तो इसमें आपका 1942 यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, लखनऊ। तो यहाँ पे आपका इलाहाबाद हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, लुधियाना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का पूछ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे आपका कानपुर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है अशोक चक्र में तीलियां हैं 22, 28, 30 या 24। तो 24 तीलियां है, यानी द ऑप्शन आपका राइट है। प्रदूषण के प्रकार हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी। तो प्रदूषण के ये सभी प्रकार है, यानी कि आपका जो द ऑप्शन है वो राइट है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या राजगुरु। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन चंद्रशेखर आजाद ने किया। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? वाजिद अली शाह, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल। तो 1857 के क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? तो बेगम हजरत महल, यानी कि आपका जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। ठीक है ना। मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई? 2003, 2005, 2007, 2009। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2009, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। कर्मा लोक नृत्य है महोबा का, मिर्जापुर का, ब्रज का या सोनभद्र का। तो इसमें सोनभद्र राइट आंसर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल। तो इसमें आपका बिहार राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है तो 3:2, 2:4, 5:4 या 2:3। तो 3:2 ये राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? तो इसमें कौन नकदी फसल नहीं है इसको देख लेते हैं। चाय, कपास, गन्ना, गेहूं। तो आपका जो नकदी फसल गेहूं नहीं हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? जॉन निकोलसन या हडसन या कैम्बलिन या हैवलॉक। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हडसन, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? झांसी, ग्वालियर या आपका हो जाता है कानपुर या वाराणसी, इसमें हो जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा आंसर राइट है। ठीक है ना। इसमें आपका ग्वालियर जो है वो आंसर राइट हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन राइट है। 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद नराड़े, केशव चंद्र, डी.के. कर्वे। तो आंसर की तरफ चलते हैं इसमें। तो आंसर हो जाता है डी.के. कर्वे, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था? लाहौर, मुंबई, प्रयागराज या जयपुर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। क्वेश्चन आपका हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आंसर है आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि सा ऑप्शन राइट हो जाता है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्लाह। तो इसमें आपका हो जाता है यानी लाला हरदयाल, बा ऑप्शन
आपका राइट हो जाता है। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? तो हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी जी हो जाते हैं। काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, मनमथ नाथ या राजेंद्र लाहिड़ी? तो इन देखिए रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी इनको तो फांसी दी गई थी, है ना। तो यहाँ पे जो जिनको नहीं दी गई थी वो पूछ रहे हैं, तो मनमथ नाथ हो जाते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942, 1944, 1945 और 1946। तो 1946 यानी कि आपका द ऑप्शन राइट है। काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयले को, जली लकड़ी को, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को या लोहे को? तो देखिए जैसे ही ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो कोयले पे टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कोयला आंसर ना हो के पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद ये राइट आंसर हो जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अभी देखिए उत्तर प्रदेश का था, अब भारत का। तो यहाँ पे देख ले कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को या कोयम्बटूर को? तो अहमदाबाद राइट आंसर हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो 15वें स्थान पर है या 29वें स्थान पर है या 24वें स्थान पर है या 29वें स्थान पर है? तो इसमें 29वें स्थान पर है, यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना, द ऑप्शन आपका राइट है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा? तो इसमें आपका जो आंसर है वो अरावली यानी बा ऑप्शन राइट हो जाता है। भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? 0 से 5 वर्ष तक के, 0 से 8 वर्ष तक के, 0 से 10 वर्ष तक के या 0 से 12 वर्ष तक के? तो 0 से 5 वर्ष तक के यानी आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका हो जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य है स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना या कृषि सुधार को बढ़ावा देना? तो आंसर है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। अब 2022 के क्वेश्चंस को देखेंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप यानी बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस को। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या श्रद्धानंद? तो आंसर आपका हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। रोलेट एक्ट कानून किस वर्ष बनाया गया था? 1917, 1918, 1919 या 1920? तो 21 मार्च 1919 यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह? तो आंसर आपका हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है वायु प्रचलन, समुद्री धाराएं, पर्वतों की स्थिति, उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी इसमें राइट हो जाते हैं। भारत का प्रमुख कुटीर उद्योग है खादी वस्त्र, मशीन वस्त्र, कालीन, उपरोक्त सभी? तो इसमें भी आपका उपरोक्त सभी ही राइट हो जाता है। देवा शरीफ मेला किस जनपद में लगता है? तो बरेली, बाराबंकी, बहराइच या मथुरा? तो बाराबंकी यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? देखिए रबी की फसल नहीं है तो इसमें आप देख लें कि जो धान है वो नहीं है, और रबी की चना, मसाला, जोर, गरम, गेहूं, मसाला, सा, सरसों, चना तो है ही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1943, 1944, 1945, 1946? तो 1944 यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई। क्वेश्चन है कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश?
तो कर्नाटक इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कहाँ पर स्थित है? मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर। तो यहाँ पे आपका मथुरा यानी कि आ ऑप्शन राइट हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है जल विद्युत, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा। तो इसमें जीवाश्म ईंधन राइट हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 25 अक्टूबर 1945, 25 अगस्त 1945, 12 सितंबर 1944 या इनमें से कोई नहीं। तो 25 अक्टूबर 1945 इसमें राइट आंसर हो जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH1 या आपका हो जाता है NH2, NH7, NH14। तो NH7 यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग। तो कुटीर उद्योग यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं? मौसम, जलवायु, ऋतु, मानसून। देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे जलवायु हो जाता है। मौसम क्या है? तो वो बदलता रहता है, हर मिनट, हर घंटे, हर हफ्ते, हर दिन बदलता रहता है। लेकिन जलवायु क्या है कि लंबी मौसमी दशाएं हैं ना, तो ये जलवायु हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन से वो कंप्लीट हो जाते हैं 2016 से 2022 तक के। अब हम लोग 2016 से 2022 तक के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन हो जाता है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश, ये सभी हो जाते हैं। रानी अवंतीबाई कौन थी? तो रानी अवंतीबाई ये रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी ना होने की वजह से यानी ना होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया। तो ये भी तो एक क्रांति का कारण था ना, कि जिसके पुत्र नहीं थे या बच्चे नहीं थे तो उनकी जो संपत्ति थी तो वो अंग्रेज अपने हाथों में कर लेना चाहते थे। तो ये भी एक कारण हो गया था 1857 ईस्वी की क्रांति का। क्योंकि कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अगर हम गुलाम हैं तो गुलामी हमें रहने दो। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों गुलामी एक्सेप्ट करें। तो इसीलिए कुछ लोग खड़े हुए, कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई और लास्ट में क्या हुआ, वो जो क्रांति थी उसने एक शोले का रूप ले लिया, मतलब एक चिंगारी थी और शोले का रूप ले लिया और क्रांति छिड़ गई। और अब जो रिजल्ट आप देख ही रहे हैं कि हम लोग क्या हैं, तो हम लोग आज़ाद हैं। अगर हमारे पूर्वज ये करके ना जाते तो हम लोग भी गुलाम ही होते, है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे चीज़ें उतनी ही बताई जा रही हैं जितनी कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा डिटेल में होंगी तो फिर बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? ईश्वर एक है, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं। क्योंकि मतलब ईश्वर को मानना है तो मूर्ति पूजा करो तो ये जरूरी नहीं, मन में आस्था है, ये चीज बताई गई। पूजा का अधिकार सभी को है, आत्मा अमर अजर है, ईश्वर कर्मानुसार फल देता है, ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है। तो इस तरह से हो जाता है। जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? तो आयरिश की निवासी थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई तथा इसकी स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को दिया जाता है। राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र। राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा तथा पृथ्वी
चंद्र राय थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताएं तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए तो इसमें ऋतुओं में परिवर्तन के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायु दाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में परिवर्तन होता है। जेट वायुधारा किसे कहते हैं तो वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं तो वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल आदि। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? बांध परियोजना का नाम भी लिखिए तो रिहंद बांध सोनभद्र जिले में स्थित है। चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैव विविधता किसे कहते हैं तो किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाली विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों से जो उनमें अंतर पाया जाता है, विभिन्नता, उसी को कहते हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताएं तो जनाधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। A बराबर सिग्मा x अपॉन n, पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र ये आपका हो जाता है, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावस्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टीन ओलकॉट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित, यानी गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। जो ये पत्रिका आपकी हो जाती है यंग इंडिया, वो किस भाषा की है तो अंग्रेजी भाषा में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन हैं तो फ्रांसीसी और अंग्रेजी हो जाती हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। संसद के दोनों सत्रों का यानी सदनों का सत्रावसान कौन करता है तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है, यानी राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां अगरिया, बेगा, भुइया, पटारी, परहरिया, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिका, जौनसारी, थारू, भोटिया, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोंड हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है तो ललितपुर जिले में। वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वनोन्मूलन जारी और जलवायु भूगोल परिवर्तन ला रही है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है और हरित गृह प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ, सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृति किया गया? अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई घटते क्रम में लिखिए तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते क्रम में सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर, करनाली या घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर, चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर, गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर,
राम नदी यानी राम गंगा की लंबाई 690 किलोमीटर, राप्ती नदी की लंबाई 600 किलोमीटर, बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर हो जाती है। भूस्खलन का क्या तात्पर्य है? तो भूस्खलन एक वैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़ों और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के कारण या पानी के पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं लिखिए तो बक्सर पावर प्रोजेक्ट और तृप्ति पावर प्रोजेक्ट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या? आयात मतलब चीजों को मंगवाना और निर्यात मतलब चीजों को भेजना। तो आयात में क्या क्या चीजें मंगवाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश का मुख्य रूप से कोयला, प्याज, दलहन एवं तिलहन आयात किया जाता है। पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए तो पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर के वातावरण या परिवेश से है। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो उदारवादी नेता तो दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद नराडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनेश शावाचा, योगेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि हो जाते हैं। गांधी जी ने आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घटित हुई। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत भीड़ ने पुलिस के 21 जवान व थानेदार को थाने में बंद करके आग लगा दी। चौरी चौरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र ही असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को समाप्त करने का निर्णय लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? तो गांधी जी ने 5 अप्रैल डांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ दिया। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार निश्चित किया गया कि प्रत्येक गांव गैर कानूनी नमक लाए या बनाए। बहनों को मादक पदार्थों की दुकानों, अफीम के अड्डों तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। प्रत्येक घर में बूढ़े व युवक सभी तकली चलाकर सूत काते, विदेशी वस्त्र जला दिए गए। हिंदू छुआछूत की भावना का त्याग करें। सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र देकर अपना जीवन जनसेवा में लगाएं। जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था? तो जिन्ना ने गांधी जी के नेतृत्व की वैधता पर ही आरोप लगा दिया था। जिन्ना ने लिखा था कि जब तक आप प्रतिनिधि की हैसियत प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपके द्वारा किसी भी प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर करने का सवाल ही नहीं उठता। लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। सन 1928 ईस्वी में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान लाठीचार्ज में ये बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 30 अक्टूबर 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन किया। क्योंकि कभी कभी डेट भी आ जाती, कभी कभी सन आता है, तो आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो आज़ादी के बाद भारत की प्रमुख उपलब्धियां शिक्षा और डिजिटल इंडिया, भारतीय इतिहास में महिलाओं की शक्ति, स्वतंत्रता के बाद
से अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव हुए, मतदान का अधिकार, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के विविध कार्यक्रम, विविधता में एकता, उत्पादन के मामले में भारतीय रेलवे का नेटवर्क, भारतीय सशस्त्र बल आदि। यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताएं। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा शक्तिकरण ये हो जाता है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार झगड़ों का निपटारा करना। इसके बाद उद्देश्य है शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। अब यहाँ पे एक बार से फिर से देख लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में उत्तर दक्षिण की ओर फैला है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तथा दूसरा केरल राज्य के पश्चिम में अरब सागर के बीच है, इसे लक्षद्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं तथा अधिकांश ढालू यानी भूमि ढालू है, घने जंगल हैं जहां नारियल खूब पैदा होता है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताएं। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतों की दिशा, सागरीय प्रभाव, पवन दिशा, वायुमंडलीय दबाव, जल स्थल वितरण, धरातलीय बनावट। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? तो भूकंप, बाढ़, महामारी आदि ये सब प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं। चक्रवात को और किन नामों से जाना जाता है? तो चक्रवात को बवंडर, झंझावत, गुणवायु आदि के नाम से जाना जाता है। पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम बताएं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है त्वचा के कैंसर का कारण होती है, सनबर्न का मुख्य कारण होती है, आंखों के लिए हानिकारक आदि हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है? तो पेड़ पौधे मिट्टी के जल के साथ खनिज लवण का अवशोषण करते हैं एवं जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य को प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मिट्टी का उपयोग बर्तन निर्माण जैसे सुराही, मटके तथा कुल्हड़ में किया जाता है। मिट्टी का उपयोग भवन में जैसे ईंटों आदि को बनाने में किया जाता है। रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणकूट शक्ति नगर मार्ग पर पिपरी पर स्थित है, या रिहंद नदी को बांधकर बनाया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो वर्ष 1920 में। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे किसका कथन है? उक्त कथन लोकमान बाल गंगाधर तिलक का है। होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता, तो इसमें हो जाते हैं होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता लोकमान बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 14 जुलाई सन 1942 वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया जिसका शीर्षक था भारत छोड़ो प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में कहा गया कि यदि अंग्रेज भारत पर से अपना नियंत्रण हटा लें तो भारतीय जनता विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपना योगदान देने को तैयार है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में कुछ संशोधनों के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 1956 ईस्वी में प्रारंभ हुई। भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? तो भारत में चांदी मुख्यतः कर्नाटक में कोलार, राजस्थान में जाबर, बिहार में मानभूम, आंध्र प्रदेश में कड़िया आदि में पाई जाती है। सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक आगरा में मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सूचना का अधिकार भारत के किस वर्ष में लागू किया गया? तो
भारत प्रदेश में पारदर्शिता युक्त शासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 15 जून 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया, जिससे 15 जून 2005 में राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे कम मात्र 242, सोनभद्र में 270, हमीरपुर में 275, महोबा में 279, चित्रकूट में 308, जालौन में 370, झांसी में 398 व्यक्ति रह रहे हैं। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? तो पवन ऊर्जा में उत्पादन में तमिलनाडु राज्य अग्रणी है। लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? तो लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार यह अनुपात 943 अनुपात 1000 पुरुष था। 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताएं तो क्रांति का समय से पहले होना, सैनिक दुर्बलता व उचित नेता का अभाव, आवागमन और संचार के साधनों का अभाव, आर्थिक कठिनाई। ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताएं तो ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत ईश्वर एक है, वह निराकार और सर्वव्यापी है, इसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, आत्मा अजर अमर और शरीर नाशवान है, मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। जेट धारा किसे कहते हैं? जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली हवा धाराएं हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। तो थारू जनजाति, खरवार जनजाति, महिगीर जनजाति, बुक्सा जनजाति। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो रोलेट एक्ट 26 जनवरी सन 1919 में लागू हुआ। सर सिडनी रोलेट समिति की सिफारिशों की ही रोलेट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय की 3 वकील थे। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा। पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो पूना समझौता हो जाता है पूना पैक्ट। सितंबर 1932 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य दलितों वर्ग की सार्वजनिक सेवाओं तथा सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। कृषि पर आधारित पहला जूट उद्योग तथा दूसरा चीनी उद्योग इत्यादि। खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं? 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 2 सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। एक खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं था, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में। कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वस्त्र उद्योग के लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? तो 1930 से जनवरी 1931 तक। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी है? 40 से 50 डेसिबल। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 26 जून 1945। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उमेश चंद्र बनर्जी ने मुंबई में की थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई
एवं चौड़ाई का क्या अनुपात है? राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2 हो जाता है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? बी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर इन इंडिपेंडेंस। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सम्राट सम्मिलित हुआ था? तो जॉर्ज पंचम। चोरी चोरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? असहयोग आंदोलन। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? तो कुल 15, 5 स्थायी एवं 10 अस्थायी। मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 15 अगस्त सन 1995 में। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो त्वचा कैंसर। नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो O2 की घुली हुई मात्रा से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 1000:943 महिला। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है। इसमें अंगूरों की बुआई, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय अंडियार में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों के नाम लिखिए। तो भारत में सिंचाई के साधन कुआं, तालाब, नहरें आदि हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में भौतिक, सामाजिक, भाषा, रीति रिवाज, त्योहार उसकी विविधता है। इन सब के अंतःस्थल में एक मूलभूत एवं सांस्कृतिक एकता है। राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। गैर सरकारी संगठन का अर्थ लिखिए। गैर सरकारी संगठन ऐसे व्यक्तिगत संगठनों को कहा जाता है जो बिना लाभ के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकारी, तकनीकी या आर्थिक उद्देश्यों से गठित होते हैं। ऐसे संगठनों में तो अंतर सरकारी करार होता है और ना ही वे प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहभागिता करते हैं। सूचना का अधिकार किस वर्ष में लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार वर्ष 2005 में लागू हुआ। लिंगानुपात किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में स्त्री एवं पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर यह 943:1000 था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात तो 3:2 हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के देखिए आपके जो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं वो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप लोगों के लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।
1857 का स्वतंत्रता संग्राम का नेता बहादुर शाह जफर को क्यों घोषित किया गया, किन्हीं 4 कारणों पर प्रकाश डालिए। तो अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया था। राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप से अंग्रेजों के हाथ में थी, लेकिन शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। वो देश की एकता का प्रतीक होता था। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया। देश में अनेक अशांत परिस्थितियों में एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। मुस्लिम समाज के सुधार के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए? अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन। इस पे टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन इस तरह से आया या इस तरह से आया? देखिए 2018 में देखिए आपका आया था, और ये इस पे टिप्पणी लिखिए 2016 में। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। मुस्लिम समाज के सुधार के लिए निम्न आंदोलन किए गए। वहाबी आंदोलन। सर्वप्रथम सैयद अहमद बरेलवी ने मुस्लिम समाज और धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां 1817 से 1893 ईस्वी थे। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खां कर रहे थे, सरकारी संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में थे, जिससे मुसलमानों ने शिक्षा का प्रसार कर रोजगार वृद्धि की जाए ताकि मुस्लिम समाज की दशा में सुधार हो सके। देवबंद आंदोलन 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद देवबंद मुस्लिम आंदोलन का केंद्र रहा। इस आंदोलन के 2 उद्देश्य थे: कुरान शरीफ तथा हदीस की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना बनाए रखना। अहमदिया आंदोलन सन 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद 1838 से 1908 ईस्वी ने आंदोलन की शुरुआत की। वे पर्दा प्रथा, बहु विवाह तथा तलाक के समर्थक थे। इनकी पुस्तक का नाम बहारीन अहमदिया है। फराजी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। इस आंदोलन को फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनको इसलिए जाना जाता है की स्थापना पर विशेष बल दिया। भारतीय पुनर्जागरण अथवा नवजागरण का क्या तात्पर्य है? तो नवजागरण का तात्पर्य धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं मान्यताओं में परिवर्तन लाने का प्रयास। भारत में नवजागरण या पुनर्जागरण अंग्रेजी राज के अंतर्गत भारत को गतिहीन, निष्प्राण, गरीब तथा गिरते हुए समाज के रूप में देखा जा रहा था। ऐसे में राजा राम मोहन राय एवं सर सैयद अहमद खान ने धर्म एवं समाज सुधार हेतु कदम बढ़ाया। इसके साथ ही आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन व देवबंद आंदोलन भी धर्म और समाज सुधार से ही संबंधित थे। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। भारतीय जीवन में विभिन्न पक्षों में इसका बहुत निकट का संबंध था। जलवायु और मौसम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मौसम और जलवायु, किसी स्थान की जलवायु उस स्थान के लंबे समय के मौसम की दशाओं का औसत है। यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिया, जलवायु की जगह पे मौसम हेडिंग डाल दी और है जो है वो मौसम की जगह पे जलवायु, ठीक है ना। तो किसी स्थान के जो मौसम होता है वो कम समय का, यानी कभी थोड़ी देर में सर्दी, थोड़ी देर में गर्मी, थोड़ी देर में बारिश, ऐसा होता है ना। जलवायु लंबे समय का औसत होता है, तो इसलिए जलवायु लगभग स्थायी होती है। तो इस तरह से आप इसको देखिएगा ना, ठीक है। जलवायु लगभग स्थायी होती है और मौसम समय समय पर स्थान स्थान पर बदलता रहता है। जलवायु के स्थान पर ही एक ही प्रकार की होती है, जबकि एक ही स्थान पर प्रातः का मौसम कुछ हो सकता है तो दोपहर व शाम का मौसम कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा पर लेख लिखिए। तो उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा पर लेख देख लेते हैं कैसे हैं। तो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की कमी है। देश के कुल खनिज संसाधन का मात्र 1% उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल खनिज उत्पादन का 2.6% उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 जिलों को खनिज बहुल जिला घोषित किया गया। वे जिले हैं ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर, झांसी और इलाहाबाद राज्य में खनिज पदार्थों के निक्षेप क्षेत्र हैं।
प्रदेश के उत्तर प्रदेश में स्थित हिमालय पर्वत का पार्श्ववर्ती भाग, दक्षिण का पठारी भाग जिसे बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। प्रमुख खनिज हैं चूना, डोलोमाइट, रॉक, फॉस्फेट, सोना, कोयला, डायमंड, कांच, बालू आदि। सोना उत्तर प्रदेश में यह शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में मिलता है। यह एक बहुमूल्य धातु, इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। डायमंड हीरा कुछ मात्रा में बांदा में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के जंगल क्षेत्र में हीरो की खोज के दौरान कुछ हीरे मिले। आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं? उत्तर प्रदेश में निर्यात की जाने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयातित वस्तुएं, उत्तर प्रदेश से मुख्य तौर से कोयले का आयात किया जाता है। साथ ही खाद्य में प्याज, दलहन तथा तिलहन का भी आयात किया जाता है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश की निर्यातित वस्तुएं। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से चावल, चीनी, कांच का सामान, चूड़ियां, कृत्रिम अंग, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, मुख्यतः जूते, चप्पल आदि वस्तुएं निर्यात की जाती है। निर्यात मतलब क्या होता है? तो भेजना है ना। आयात मतलब मंगवाना। सांस्कृतिक विरासत से आपका क्या आशय? इसके संरक्षण में अपने सुझाव बिंदुवार दीजिए। किसी भी राष्ट्र या प्रदेश की कला, संस्कृति, पुरातत्व, विज्ञान, इतिहास, औषधि, वस्त्रवाद, यंत्र, शिक्षा तथा अन्य विशिष्ट साहित्यिक विषयों से संबंधित सामग्री ही सांस्कृतिक विरासत कहलाती है। राज्य की पुरातत्व सामग्री और स्थलों, स्मारकों के संरक्षण, यथाशक्य पुरास्थलों के उत्खनन, पुरातत्व विषयक प्रकाशन तथा पुरातत्व एवं पुरास्थलों में लोक रुचि जगाने के उद्देश्य से 1951 ईस्वी में लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। लखनऊ में बाहर राज्य के इन जनपदों में भी पुरातात्विक विभाग की क्षेत्रीय पुरातत्व इकाइयां स्थापित हुई। ठीक है ना। गैर सरकारी संगठन एनजीओ की व्यवस्था शिक्षा, खाद्य एवं कृषि विकास के अंतर्गत भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से जो भी कार्य करते हैं उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कार्य, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विभिन्न संगठन स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को कर रहे हैं, जिसमें यूनिसेफ का नाम प्रमुख है। शिक्षा संबंधी कार्य, शिक्षा संबंधी कार्यों को वैश्विक परिदृश्य में सुलभ कराने का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी यूनेस्को निभा रही है। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाने तथा देशों में शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति को विकसित करने तथा समुन्नत विकास कार्यों के लिए कृत संकल्पित है। भारत की जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत में जनसंख्या नीति परिवार कल्याण से संबंधित चिकित्सा सेवाओं तथा पुनर्जनन योग्य बनाने वाली सेवाओं की निःशुल्क व्यवस्था, माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को महत्व देना, लड़कों एवं लड़कियों की विवाह आयु बढ़ाकर क्रमशः 21 व 28 वर्ष करना, राज्य सरकारों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता का 8% विशेष रूप से परिवार कल्याण कार्यों के निष्पादन तथा सफलता से संबंधित करना, परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रचार। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में शांति स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन यह अपने उद्देश्यों को पूरा ना कर सका। इसलिए विश्व में पुनः युद्ध ना हो और सभी राष्ट्रों के आपस में मधुर संबंध बने रहें। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उग्र राष्ट्रीयता की भावना पनपने के कारण 2 विश्व युद्ध हुए। इसके फलस्वरूप विभिन्न देश के लोग इस बात पर विचार करने लगे कि भविष्य में युद्ध ना हो। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यह सह-अस्तित्व, सहयोग, आंतरिक मामलों में अनहस्तक्षेप, आक्रामक तथा शांतिपूर्ण ढंग से विश्व समस्याओं के समाधान का पोषक है। इसके एक विभाग यूनेस्को का मुख्य कार्य यही है। इस संबंध में यूनेस्को की प्रस्तावना में कहा गया कि सरकारों की एकमात्र आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित ऐसी शांति कदापि नहीं हो सकती जिसे विश्व की जनता का निरंतर सर्वसम्मत और सच्चा सहयोग प्राप्त हो सके। इस कारण शांति स्थापना का आधार मानव जाति की बौद्धिक एवं नैतिक एकता होनी चाहिए। आगे प्रस्तावना में कहा गया कि चूंकि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में उपजता है, अतएव मनुष्य के मस्तिष्क में ही शांति की किलेबंदी करनी होगी। तब से यह शांति की दिशा में प्रयासरत है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग में मत लिखिएगा, जैसा टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग वर्क कीजिएगा, ठीक है ना।
नागरिक सुरक्षा के महत्व एवं संगठन को स्पष्ट कीजिए। तो नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य हवाई आक्रमणों से जनधन की हानि को कम करना, औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना, जनता के मनोबल को बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना, शांति काल में अधिकारियों स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना तथा अन्य सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग करना ही इस संगठन का उद्देश्य है। ब्रह्म समाज की सामाजिक व धार्मिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। धर्म सुधार कार्य। राजा राम मोहन राय ने प्राचीन धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित कर हिंदू धर्म को अन्य धर्मों के समक्ष खड़ा किया। सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति तथा समाज सुधार। राजा राम मोहन राय के तर्क द्वारा सभी धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन किया जिसके कारण भारतीय समाज का निरंतर पतन हो रहा था। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत आदि कृतियों का विरोध और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। शिक्षा संबंधी कार्य। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करके पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के आधार पर भारत का आधुनिकीकरण किया। इन्होंने ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षक संस्थाएं खोली। विचारों की स्वतंत्रता पर बल। राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देकर प्रेस को एक नई दिशा प्रदान की। आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं? उत्तर प्रदेश में निर्यात की जाने वाली 4 वस्तुओं के नाम। निर्यात, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर से कोयले का आयात किया जाता है। साथ ही खाद्य में प्याज, दलहन तथा तिलहन का भी आयात किया जाता है, ठीक है ना। तो कोयला हो जाता है, प्याज हो जाता है, दलहन और तिलहन। और आयात मतलब मंगवाना। उत्तर प्रदेश में निर्यात की वस्तुएं। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से चावल, चीनी, कांच का सामान, चूड़ियां, कृत्रिम अंग, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, मुख्यतः जूते, चप्पल आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? तो पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढकने वाला। अतः हमारे चारों ओर जो कुछ है पर्यावरण है। दूसरे शब्दों में पर्यावरण का अर्थ हमारे चारों ओर के वातावरण या परिवेश से है जिसमें हम रहते हैं। यथार्थ में पर्यावरण प्रकृति का ही दूसरा नाम है। पर्यावरण के 2 घटक हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण उस सभी तत्वों के समूह का नाम है जो मनुष्य की जीवन रक्षा के लिए आवश्यक हैं। पर्यावरण की परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के अनुसार प्रकृति की संवेदनशीलता मानव को प्रभावित करती है, किंतु जहां औद्योगिक विकास से अंधे मानव ने प्रकृति को चुनौती माना है और उस पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा, वहीं से मानव और प्रकृति का संघर्ष हुआ जिसका परिणाम सामने है। हिमालय पर्वत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, यह श्रृंखला लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैली हुई है। यह पश्चिम में सिंधु गाज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र गाज तक चाप की आकृति में है। कश्मीर में नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में नाम चाबखा तक इस श्रृंखला की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के दक्षिण में महान हिमालय की पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की सर्वोच्च शिखर वाली सबसे लंबी श्रेणी है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, सागर माथा या चामोलुंग मा 8850 मीटर इस श्रेणी में नेपाल में स्थित है। और कंचनजंगा इस श्रेणी का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो सिक्किम में स्थित है। मकालू, नंगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि अन्य प्रमुख पर्वत शिखर है। ये पर्वत शिखर संपूर्ण वर्ष हिम से ढके रहते हैं। इस श्रेणी में अनेक हिमनद तथा दर्रे पाए जाते हैं। महान हिमालय के दक्षिण में मध्य या लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तथा औसत ऊंचाई 80 मीटर है। महाभारत, लेक पीर पंजार, धौलांधर, चूरियो और मसूरी श्रेणियां मध्य हिमालय के भाग हैं। काठमांडू घाटी, कुल्लू और कांगड़ा घाटी तथा कश्मीर घाटी जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है इसी पर्वत श्रेणी में है।
हिमालय पर्वत का जम्मू कश्मीर तथा यानी हिमाचल प्रदेश के बीच का भाग, पश्चिमी हिमालय, उत्तरांचल तथा नेपाल में विस्तृत भाग, मध्य हिमालय तथा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ भाग पूर्वी हिमालय कहा जाता है। भारत में जनसंख्या तीव्र वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर से आशय 1 वर्ष के प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृत व्यक्तियों की संख्या से विगत 80 वर्षों से इस दर में महत्वपूर्ण कमी हुई है, जो घटकर लगभग 1/5 रह गई है। ऊंची जन्म दर। जन्म दर से आशय 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे बच्चों के जन्म से है। 2001 की जनगणना के अनुसार यह दर 25.8 है, जो अन्य देशों की तुलना में काफी ऊंची है। ऑस्ट्रेलिया में 15, अमेरिका में 15, इंग्लैंड में 13, जर्मनी में 10 हैं। भारत में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के प्रमुख कारण जन्म दर का अधिक होना, बाल विवाह। भारतीय समाज में विवाह को एक अनिवार्य कृत्य माना जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि यहाँ बाल विवाह में बहुत ज़्यादा विश्वास रखा जाता है। जब तक बस बच्चे थोड़े से बड़े हुए उनकी शादी जल्दी से हो जाए, मतलब कोई अपने पैरों पे खड़ा है नहीं खड़ा है, इससे मतलब नहीं होता है कि किसी तरह से शादी कर दी जाए और जनसंख्या बढ़ जाए। तो यही चीज़ यहाँ पे हो जाती है। गर्म जलवायु है तो इसलिए भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। धार्मिक कारण, क्योंकि धर्मों में भी ये है कि भाई जल्दी से शादी करो और ग्रस्त जीवन बिताएं, है ना। तो बच्चे जो है ग्रस्त जीवन बिताए, तो इसमें ये हो जाता है। निम्न जीवन स्तर। अधिकांश भारतवासी अशिक्षित एवं निर्धन होने के कारण निम्न जीवन स्थिति व्यतीत करते हैं। शिक्षा, निर्धनता एवं मनोरंजन के साधनों का अभाव सभी सामूहिक रूप से उच्च जन्म दर के कारण हो जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम पर प्रकाश डालिए। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964 ईस्वी में की गई थी। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था किसानों के हित की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन नीति के संचालन के लिए, समस्त देश में सार्वजनिक खाद्य वितरण के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा एवं परिचालन सुनिश्चित करने तथा बाजार स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाए रखने के लिए एक विश्वसनीय कीमत पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। खनन का क्या अर्थ है? भारत में खनन व्यवसाय की विशेषताएं लिखिए। पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, उद्योगों तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन है। आधुनिक युग में खनिजों तथा धातुओं की खपत इतनी अधिक हो गई है कि प्रतिवर्ष इनकी आवश्यकता करोड़ों टन की होती है। इस खपत की पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी खानों की आवश्यकता का उत्तरोत्तर अनुभव हुआ। फलस्वरूप खनिकर्म में विस्तृत इंजीनियरों का रूप धारण कर लिया। संसार में अनेक देशों में, जिसमें भारत भी एक है, खनिकर्म बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। वास्तव में प्राचीन युग में धातुओं तथा अन्य खनिजों की खपत बहुत कम थी, इसलिए छोटी छोटी खानी पर्याप्त थी। उस समय ये खाने 100 फुट की गहराई से अधिक नहीं जाती थी। जहाँ पानी निकल आया करता था वहाँ नीचे खनन करना असंभव हो जाता था। उस समय आधुनिक ढंग के पंप आदि यंत्र नहीं थे। टिप्पणी लिखिए। पंचशील के सिद्धांत। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते थे। वो सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे, इसलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले के हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे। के इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार पर हैं। ये सिद्धांत निम्न प्रकार है। एक दूसरे राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रमुख शक्ति के साधन बताएं तो जल विद्युत केंद्र। प्रदेश में जल विद्युत केंद्र मोहम्मदपुर, खातिया, पथरी, रिहंद आदि। ताप विद्युत केंद्र प्रदेश में हरदुआगंज, पनकी, ओबरा, परीक्षा, अनपाड़ा, टाडा और ऊंचाहार में स्थित हैं। परमाणु विद्युत केंद्र। प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा बुलंदशहर में है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं रिहंद बांध, शारदा परियोजना, रामगंगा परियोजना, माता टीला गंडक परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, मध्य गंगा नहर योजना, शारदा सहायक परियोजना, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना, राजघाट बांध परियोजना
भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार एवं तीर्थ स्थलों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्व त्योहार हिंदू मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, दशहरा, दीपावली, नागपंचमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, भैया दूज, ये सब तो आप लोग अपने आप से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब देखिए मुस्लिमों में क्या होता है, रमज़ान, ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फित्र, बारावफात, शब बारात आदि। सिखों में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं सिख धर्म में, यानी वैशाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती व गुरु अर्जुन देव बलिदान दिवस आदि। ईसाई तो गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस व नववर्ष आदि। बौद्ध तो बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती आदि। महावीर जयंती जैन धर्म में, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, सन 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। तो क्रांति के प्रमुख कारण तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग बेस पे डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि भाई अंग्रेजों ने इतने अत्याचार ही कर दिए थे कि सहना बहुत ही मुश्किल हो गया था, और वो अपने ही देश, हमारे ही कहते नहीं, हमारे ही घर पे आके और हम पे ही राज कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे कारण थे, जिसमें राजनीतिक कारण हो जाता है, धार्मिक कारण हो जाते हैं, और बहुत सारे कारण हो जाते हैं, सैनिक कारण भी हो जाते हैं। यानी क्या था इसमें कि चीज़ों को समझ लेते हैं ना। तो राजनीतिक कारण में ये हो जाता है कि देखिए लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति के अनुसार राजाओं के संतान न होने की दशा में देशी राजाओं के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। यही तो था ना कि जिसके संतानें नहीं है, भाई ऐसा तो है नहीं कि वो पुत्र को गोद नहीं ले सकता, लेकिन नहीं, अंग्रेज लोग कहते थे कि ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं है, इसलिए ये जितना भी राजकाज है सब हमें मिल जाए। तो ये भी एक कारण हो गया था, बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद इसमें देखिए चर्बी लगे कारतूस, ये भी बहुत बड़ा, क्योंकि ये क्या करते थे, जो हिंदू थे और जो मुस्लिम लोग थे, तो उन्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खोलने के लिए कहते थे। तो क्या हुआ, इससे भी बहुत ज़्यादा, भाई ये तो है नहीं कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही इंसान वर्क करता है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जिसकी जो कमज़ोरी थी उसी कमज़ोरी को उन लोगों ने भापा और उसी कमज़ोरी से उन लोगों ने वर्क किया। और एक सबसे बड़ा तो इन लोगों में था कि फूट डालो शासन करो, कि फूट डाल के भाई आपकी कमज़ोरी उनको पता चल गई, हमारी कमज़ोरी पता चल गई। यानी कि कहते नहीं कि घर में दो भाई हैं और दोनों की कमजोरी कोई तीसरा आके वो जान जाए, फिर देखो आप में कैसी आग लगा देता है। वही चीज अंग्रेजों ने किया। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु की क्या प्रयास किए गए। तो 1857 की क्रांति के बाद सैयद अहमद बरेलवी ने उत्तर पश्चिमी कबायली प्रदेश में सियाना की स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया। भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना था। बिहार के छोटा नागपुर में सन 1890 ईस्वी के दशक में मुंडाओं का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। शीघ्र ही यह विद्रोह दबा दिया गया और बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। महाराष्ट्र में सन 1879 ईस्वी में वासुदेव बलवंत वुडके ने स्वतंत्रता प्राप्ति के सशस्त्र आंदोलन चलाया। तो इस तरह से आप इसको देख लें। सन 1839 ईस्वी में सतारा में नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने सैनिकों को संगठित कर बादामी किलों पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने यह विद्रोह भी दबा दिया। अब इसके बाद है धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में मुस्लिम धार्मिक आंदोलन के विषय में लिखिए। तो अहमदिया आंदोलन और देवबंद आंदोलन, मुस्लिम समाज में सुधार के लिए आंदोलन किए गए वहाबी आंदोलन। सर्वप्रथम सैयद अहमद बरेलवी ने मुस्लिम समाज और धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। अलीगढ़ आंदोलन, इस आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां 1817 से 1893 ईस्वी थे। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग था जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खां कर रहे थे। सरकारी संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में थे, जिससे मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार कर रोजगार वृद्धि की जाए ताकि मुस्लिम समाज की दशा में सुधार हो सके। देवबंद आंदोलन 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद देवबंद मुस्लिम आंदोलन का केंद्र रहा। इस आंदोलन के दो उद्देश्य थे, कुरान तथा हदीस की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना बनाए रखना। अहमदिया आंदोलन सन 1889 ईस्वी में मिर्जा
मिर्जा गुलाम अहमद 1838 से 1908 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत की गई। वे पर्दा प्रथा, बहुविवाह तथा तलाक के समर्थक थे। इनकी पुस्तक का नाम बहारीन अहमदिया है। फराजी आंदोलन, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। फराजी आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। इस आंदोलन को फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, यहाँ पे देख लेते हैं, जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग इसको देख लें, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना लिखिएगा, जैसा टाइम हो, क्योंकि 2 ही घंटे मिलते हैं और इसमें क्वेश्चंस करने होते हैं आपको। 15 बहुविकल्पीय टाइप, फिर 15 अतिलघु उत्तरीय टाइप और 10 आपको लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस करने होते हैं, है ना। तो जैसा टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग वर्क कीजिएगा। प्रार्थना समाज की धार्मिक क्षेत्र में क्या भूमिका थी? सन 1867 ईस्वी में बंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम। यहाँ पे आप लोग इसको, ये आपका शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। सन 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ। प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है: जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करना, लड़के एवं लड़की दोनों की विवाह की आयु में वृद्धि करना। उसके बाद आपका हो जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ और किसके द्वारा की गई थी? संस्था के उद्देश्य क्या थे? तो यहाँ पे आपका हो जाता है सन 1875 ईस्वी में अमेरिकन कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट तथा एक रूसी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवा ब्लेवस्की द्वारा न्यूयॉर्क में इस संस्था की स्थापना की गई। भारत में सन 1882 ईस्वी में मद्रास चेन्नई के पास अडियार नामक स्थान पर इस संस्था का मुख्यालय खोला गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य: संस्था का मुख्य उद्देश्य ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान से संबद्ध करके सभी धर्मों का एकीकरण करना था। उसका दृष्टिकोण सामान्यवादी। इस संस्था ने हिंदू और बौद्ध धर्म को श्रेष्ठ माना। यह कर्मकांडों में विश्वास नहीं करती, वरन पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। यह मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति के सत्कर्मों पर महत्व देती थी। यह जाति प्रथा, सामाजिक अंधविश्वासों, कुप्रथाओं का विरोध करती थी। इस संस्था ने ईश्वर भक्ति को आवश्यक बताया तथा एक आदर्श समाज की स्थापना पर विशेष बल दिया। बंग भंग आंदोलन को समझते हुए इसमें कांग्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो बंग भंग आंदोलन: दिसंबर 1903 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। इनके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया। बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए 2 तरह से विभाजित कर दिया गया। भाषा के आधार पर इससे बंगाली भाषा बंगाल में ही अल्पसंख्यक बन गए, क्योंकि 1,70,00,000 लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी एवं उड़िया बोलने वालों की संख्या 3,70,00,000 थी। एवं सेकेंड धर्म के आधार पर, यहाँ पे सेकेंड जो आपका हो जाता है धर्म के आधार पर, क्योंकि पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहाँ हिंदुओं की संख्या कुल 5,40,00,000 में से 4,20,00,000 थी, तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहाँ कुल आबादी का 59% मुस्लिम समुदाय था। बंग भंग आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका: सन 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए: कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों, बंगाल विभाजन की आलोचना करना तथा बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान को समर्थन देना। चोरी चोरा कांड, बारदोली सत्याग्रह। तो 5 फरवरी, यहाँ पे 4 फरवरी है 1922 को, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा नामक स्थान के किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके कुछ साथियों जो कि शराब की बिक्री एवं खाद्यान्न के मूल्यों में हुई वृद्धि पर विरोध करने हेतु आय प्रदर्शन कर रहे थे को पीटा था। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उन पर भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। गुस्से में आकर लोगों ने थाने में आग लगा दी। जो सिपाही भाग पाए वो भागे, लेकिन क्या हुआ कि वहां आग लगाती थी तो बहुत कम से कम 22 पुलिस कर्मचारी जो हैं मर गए थे, है ना। तो यही थी। उसके बाद आपका देख लेते हैं यहाँ पे बारदोली घटना, यहाँ पे हो जाता है चोरी चोरा कांड और बारदोली सत्याग्रह। इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह में क्या हुआ? भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी के पदार्पण के पश्चात गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुके में राजनीतिक
गतिविधियों में तेजी से सक्रियता आई। यहाँ परिस्थितियां उस समय तनावपूर्ण हो गईं जब जनवरी 1926 ईस्वी में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 30% वृद्धि की घोषणा की। यहाँ के कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने इस वृद्धि पर तीव्र विरोध किया। परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने समस्या के समाधान हेतु बारदोली जांच आयोग का गठन किया। आयोग ने संतुष्टि दी कि भू राजस्व की दरों में की गई वृद्धि अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है। फरवरी 1926 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से भी विभूषित किया। तो यहाँ पे आपका हो जाता है